आज हम सिर्फ एक नाटक की कहानी नहीं, बल्कि एक साजिश का पूरा ताना बाना समझने वाले हैं। मतलब एक राजनीतिक साजिश जन्म कैसे लेती है, उसे सही कैसे ठहराया जाता है, और कैसे आप जानते हैं अच्छे अच्छे इरादे भी कितने भयानक नतीजों तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जूलियस सीजर के खिलाफ हुई उस मशहूर साजिश की। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल सवाल से। सोचिए, अगर कोई नेता बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो रहा हो, तो क्या देश के भले के लिए उसे किसी भी तरीके से रोकना जायज है? बस यही वो दुविधा थी जिसने रोम के सबसे इज्जतदार लोगों को एक भयानक फैसले की तरफ धकेल दिया था। तो चलिए सबसे पहले उस वक्त का माहौल समझते हैं। देखिए, जूलियस सीजर रोम में एक सुपरस्टार की तरह था। वो एक बड़ी जंग जीतकर लौटा था और आम लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, पागल थे उसके लिए। लेकिन सीजर की यही जबरदस्त पॉपुलैरिटी रोम के कुछ बड़े ताकतवर सीनेटरों की आंखों में चुभ रही थी। उन्हें एक डर सता रहा था कि कहीं सीजर अपनी इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर रोम के गणतंत्र को ही न खत्म कर दे और खुद राजा बन बैठे। और ये डर और भी बढ़ गया एक पब्लिक फेस्टिवल के दौरान। हुआ ये कि मार्क एंटनी ने सीजर को राजा का ताज पहनाने की कोशिश की। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार। और हर बार सीजर ने उसे लेने से मना कर दिया। पहली बार मना किया तो भीड़ चिल्लाई, दूसरी बार मना किया तो भीड़ और जोर से चिल्लाई, और तीसरी बार तो उसने और भी विनम्रता से मना कर दिया। अब देखिए, आम लोगों को लगा वाह कितना विनम्र है सीजर, लेकिन जो लोग साजिश रच रहे थे उन्हें यह सब एक सोची समझी चाल लग रही थी, अपनी असली इच्छा छिपाने का एक बढ़िया नाटक। और फिर एक और घटना हुई। सीजर भीड़ के सामने अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। ब्रूटस को लगा कि शायद उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिसे फॉलिंग सिकनेस कहते थे। लेकिन कैशियस ने इसका मतलब ही बदल दिया। उसने कहा, नहीं, बीमार सीजर नहीं है, असली गिरने की बीमारी तो हम सबको है। जो उसके सामने गिर रहे हैं उसकी ताकत के आगे घुटने टेक रहे हैं। समझ रहे हैं? यह सिर्फ एक ताना नहीं था, यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है कैशियस की। कैशियस इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड। वो सीजर से जलता था बहुत ज्यादा, और वो इंसानी दिमाग को पढ़ना जानता था। उसे पता था कि लोगों के डर और उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा कैसे उठाया जाता है। एक माहिर खिलाड़ी था वो। और देखिए उसने अपने साथियों को कैसे समझाया। ये उसका सबसे तगड़ा तर्क था। उसने कहा, सीजर इसलिए भेड़िया है क्योंकि रोम के लोग भेड़ बन गए हैं। सीजर इसलिए शेर है क्योंकि रोम के लोग हिरण बन गए हैं। मतलब साफ था, सीजर की ताकत का राज सीजर नहीं बल्कि हम लोगों की, हमारी कमजोरी है। अगर हम कमजोर ना बने तो वो ताकतवर हो ही नहीं सकता। तो ये थी कैशियस की मनोवैज्ञानिक चाल। उसने पूरा गेम ही पलट दिया। उसने इल्जाम सीजर की महत्वाकांक्षा से हटाकर लोगों की अपनी कायरता पर डाल दिया। उसने इस साजिश को एक कत्ल की तरह नहीं, बल्कि रोम के आत्मसम्मान को बचाने वाले एक जरूरी एक्शन की तरह पेश किया। कितना शातिर दिमाग था। और अपनी इस योजना को कामयाब करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले तो रोम में एक भयानक तूफान आया, तो उसने कहा, देखो ये तो देवता इशारा कर रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। फिर उसने कास्का जैसे डरे हुए लेकिन जरूरी लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। और सबसे बड़ी चाल, उसने जाली चिट्ठियां लिखवाईं। ऐसी चिट्ठियां मानो रोम के आम नागरिक लिख रहे हों, और उन्हें ऐसी जगह रखवाया जहां से वो ब्रूटस को मिले, ताकि ब्रूटस को लगे कि रोम की जनता उससे मदद मांग रही है। लेकिन एक सवाल है, कैसियस की योजना में ब्रूटस इतना जरूरी क्यों था? जवाब है प्रतिष्ठा, इज्जत। कैसियस जानता था कि उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिस पर पूरा रोम आंख बंद करके भरोसा करे, और वो चेहरा ब्रूटस था। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कैसियस जिसका मकसद था निजी जलन, दूसरी तरफ ब्रूटस जिसे सच में लगता था कि ये उसका देशभक्ति का कर्तव्य है। कैसियस की इमेज थी एक चालाक और खतरनाक आदमी की, जबकि ब्रूटस वो तो नेक और सम्माननीय माना जाता था। तो बस अपनी साजिश को जायज ठहराने के लिए, उसे लीगल बनाने के लिए कैसियस को ब्रूटस के नैतिक कवर की बहुत सख्त जरूरत थी। जैसा कि कास्का ने भी कहा था, ब्रूटस सभी लोगों के दिलों में एक बहुत ऊंचा मकाम रखता है। अगर ब्रूटस से साजिश में शामिल हो जाए तो लोग इस कत्ल को शायद एक नीच हरकत नहीं बल्कि एक महान काम समझेंगे। ब्रूटस का नाम इस पूरी साजिश के लिए एक शील्ड की तरह था, एक कवच। और इस बात को समझाने के लिए नाटक में एक कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है, कीमियागिरी यानी एल्केमी।
जानते हैं ना, वो पुरानी मान्यता कि किसी साधारण सी धातु जैसे शीशे को सोने में बदला जा सकता है। बस इन साजिशकर्ताओं के लिए ब्रूटस वही कीमियागर था जो उनके अपराध यानी हत्या को एक नेक काम, एक महान बलिदान में बदल सकता था। और कैशियस की चाल आखिरकार काम कर ही गई। ब्रूटस साजिश में शामिल होने के लिए मान गया और जैसे ही वो आया उसने आते ही पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन उसके शुरुआती फैसले ही ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी साजिश की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। और वो 2 घातक फैसले कौन से थे? पहला, उसने कोई भी शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि हमारा मकसद इतना नेक है कि हमें शपथ की जरूरत ही नहीं, शपथ तो झूठे और कायर लोग लेते हैं। और दूसरी बड़ी गलती, उसने मार्क एंटनी को जिंदा छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि सीजर के बिना एंटनी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शक्तिहीन। यहीं पर उसका आदर्शवाद, उसकी आइडियलिज्म हकीकत पर भारी पड़ गई। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक इंसान, एक नेक इंसान अपने ज़मीर को एक राजनीतिक हत्या के लिए कैसे तैयार करता है? ब्रूटस ने ये कैसे किया? उसने इस भयानक काम को एक नेक, लगभग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखना शुरू कर दिया। उसकी ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। आओ हम बलिदान करने वाले बने, कसाई नहीं। वो खुद को और बाकी सबको ये यकीन दिला रहा था कि हम कातिल नहीं हैं, हम तो रोम के भविष्य के लिए एक जरूरी बलिदान दे रहे हैं। उसकी सोच बहुत साफ थी। वो कहता था कि हमें सीजर को ऐसे काटना है जैसे वो देवताओं को परोसा जाने वाला कोई पकवान हो, ना कि ऐसे जैसे वो शिकारी कुत्तों के लिए फेंका गया कोई शव हो। मतलब इस काम को नफरत से नहीं करना है, एकदम साफ सुथरे एक रस्म की तरह करना है, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि ये कोई निजी दुश्मनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ऊंचे मकसद के लिए किया गया काम है। और यहीं पर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या कोई गलत काम अगर नेक इरादों से किया जाए तो वो कभी सही हो सकता है? ब्रूटस की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या हमारा मकसद हमारे तरीकों को सही ठहरा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था।